नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। हमेशा की तरह फायदेमंद फंड्स में हम आपके लिए एक शानदार निवेश का मौका प्रस्तुत करते हैं और हमारी आज की स्कीम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 साल पुराना इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है जिसके संचालक श्री श्रेयस देवलकर साहब हमारे आज के मेहमान हैं। श्रेयस जी बहुत जाने माने वैल्यू पिकर हैं और पिछले 2 दशक से करीब एक्सिस एएमसी के अलावा आपने बीएनपी पारिबा, आईडीएफसी कैपिटल और जेपी मॉर्गन में काम किया है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में लगभग 8,900 करोड़ रुपए निवेशित हैं और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। 46 स्टॉक यहाँ पर हैं जिसमें पहले 10 स्टॉक्स में लगभग 53% आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा। श्रेयस जी नमस्कार। इस हफ्ते हम लोगों ने निफ्टी को, निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को एक रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखा। बढ़िया मोमेंटम हम सन 2021 में ट्रैक कर रहे हैं बावजूद कोविड की सेकेंड वेव पर। बताइए, क्या आप फिलहाल चिंतित हैं बाजार के ओवरऑल वैल्यूएशंस को देख के, या लंबे दायरे में ये एक रैली आपको चलती हुई दिखेगी? तो लंबे दौरे में हमने देखा है कि ऐसी रैलियां बहुत बार होती ही है। इसके पहले भी 2017 में हुई थी, उसके पहले भी हुई थी 2014-15 में। तो और नॉर्मली ऐसी रैलियां जब होती है तो वैल्यूएशन थोड़ा आपने हमेशा वो चार्ट्स में देखा होगा कि वो ऑन लॉन्गर टर्म एवरेज से ऊपर जाता ही है। पर अगर हम अच्छे कंपनी और अच्छे स्टॉक्स में निवेशक है तो क्या है कि ऐसा नहीं बोला जाता कि इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, होने के लिए तो हो ही सकता है। पर इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास जो स्टॉक है उसका ग्रोथ अच्छा है, कंपनी अच्छा है और मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो गिरने के बाद वापस अगली साइकिल में ऊपर आएगा। तो अपना फोकस होना चाहिए कि अपनी कंपनी अच्छी है कि नहीं, उसकी ग्रोथ और क्वालिटी है, तो वैल्यूएशन अपने आप मार्केट अपनी तरफ से ले लेगा। जी श्रेयस जी, आप अगर अपना पोर्टफोलियो निहारें तो वहाँ पर आपको जानी मानी सारी टेक कंपनीज दिखेंगी और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हम लोग आईटी क्षेत्र में आते हुए देख रहे हैं। खासकर मिड कैप आईटी, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन ये सब जग जाहिर है किस हिसाब से आप यहाँ पर ताबड़तोड़ तेज़ी देख रहे हैं। यहाँ पर क्या वैल्यूएशंस बहुत ही लंबी अवधि की रेंज से बाहर निकल चुकी हैं? क्या आपके पेशानी पर थोड़े चिंता के बादल आईटी क्षेत्र में गहराते हुए दिख रहे हैं, या ये भी एक न्यू नॉर्मल है? आप अगर लास्ट दशक की बात करें तो लास्ट दशक में इतना वैल्यूएशन मिड कैप आईटी में नहीं पाया गया, पर इस बार हुआ है। अब इसका एक रीजन है कि आप अगर देखेंगे कि ये पूरा सेगमेंट है, इसमें लार्ज कैप भी आते हैं, मिड कैप भी आते हैं, और ग्लोबल कंपनीज जो है जो आईटी सर्विसेज में है, सबकी अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो सब डिमांड आउटलुक, डील आउटलुक उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी में है। तो इसकी वजह से सारा इंटरेस्ट इधर आया है। और इनकी आप ग्रोथ देखेंगे तो आप जनरली एक हाई टीन्स ग्रोथ जिसे बोलते हैं, वो ग्रोथ बहुत सालों बाद ये पूरे सेगमेंट में दिखाई दी गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन की तरफ अगर हम मुड़े तो फ्री कैश फ्लो जो बनाते हैं कंपनी, तो फ्री कैश फ्लो टू पैट यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहता है, ये रेशो जनरली आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए वैल्यूएशन जनरली, ऐसा कोई भी सेक्टर हो, एफएमसी सेक्टर भी वैसा ही होता है, जिसमें फ्री कैश फ्लो जनरेशन जब बहुत ज्यादा होता है उसमें अगर पॉजिटिविटी है तो वैल्यूएशन जनरली हायर लेवल तक एक्सटेंड कर जाते हैं। तो इसका ये नतीजा है। पर जब तक डिमांड अच्छी है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, तब तक वैल्यूएशन में सस्टेन यहाँ तक रह सकते हैं। पर अगर डिमांड में कुछ इशू हो गया तो ऑब्वियसली वन नीड टू उस पर फोकस करना पड़ेगा हमें। जी श्रेयस जी, एक आपके फ्लेक्सी कैप फंड के साथ बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। 4 स्टार फंड है और सन 2017 नवंबर में ये फंड लॉन्च हुआ। हम लोग लगभग समझिए 1 साल में 47% रिटर्न देख रहे हैं, और आप ये भी देखिए कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपने लगभग 17% CAGR रिटर्न आते हुए देखा है सिंस लॉन्च। आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी है श्रेयस साहब कि आप अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक्स जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल अगस्त के
15 दिनों में हम लोगों ने बहुत ही ताबड़तोड़ बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप एरिया में आते हुए देखी है बाजार के। क्या ये चिंता का विषय है आपके लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की रैली खत्म हो चुकी, या यहाँ पर भी कुछ मौके ऐसे आ रहे हैं नगीनों को ढूंढ के जो आगे चलकर कोहिनूर बने? बराबर है, आपने सही उसका विश्लेषण किया कि आप देखेंगे कि ये कैलेंडर ईयर में लास्ट ईयर में एक्चुअली जब कोविड का फॉल हुआ था लास्ट मार्च अप्रैल, वहां के बॉटम से भी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी अच्छी रैली दिखाई गई। तो इतना ज्यादा मार्केट चलने के बाद छोटे समय में और इतना ज्यादा रिटर्न देने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं वैसा होता ही है। तो वो फेज अभी ये पूरे सेगमेंट का चल रहा है। तो वो फेज में हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम जो कंपनीज अच्छी है और जो कंपनीज यहाँ से भी ग्रोथ दिखा सकती है उस पर फोकस करके हम वैसे स्टॉक्स को चुन के लेने का एक्चुअली समय ये एक्चुअली बड़ा अच्छा समय होता है। क्योंकि जब पूरी रैली चलती रहती है तो सब जगह पे एकदम यूफोरिया जैसा फैला हुआ रहता है, बट ये समय एक्चुअली स्टॉक पिकिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है। जी, चलिए, तो यहाँ पर आप देवलकर साहब को बहुत बढ़िया तरीके से खोजबीन करते हुए दिखेंगे। श्रेयस जी, कौन सी 3 एक ऐसी चीज़ें हैं जब आप कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं या कहीं पर आप नई खोज शुरू करते हैं, कौन से 3 ऐसे बहुत अहम पायदान जहाँ पर आप बिल्कुल अडिग रहते हैं कि भाई ये 3 चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? तो हम जिसे बोलते हैं कि क्वालिटी एंड ग्रोथ, तो सबसे बड़ा ग्रोथ है कि कंपनी में जनरल मार्केट से अच्छा ग्रोथ होना ही चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि एक साल के लिए जस्ट कमोडिटी प्राइस ऊपर गया और आपका ग्रोथ आ गया, ऐसा नहीं। एक सालों तक, 3-4 सालों तक का विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए ग्रोथ का। और क्वालिटी पैरामीटर में जिसको हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर बोलते हैं, तो क्वालिटी में नॉर्मली रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी वेरी हाई, हाई देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं। तो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी उसका हाई टीन्स में हो, उसका डेट लेवल कम हो, और फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो मैंने पहले आईटी सेक्टर हम डिस्कस करे तभी बताया, फ्री कैश फ्लो जनरेशन टू पैट लेवल कैसा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है फॉर वो कंपनी आप खरीदे और लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। और वैल्यूएशन जो होता है उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग पे फोकस करते हैं, बट अगर हम प्राइस टू फ्री कैश फ्लो पे फोकस करें तो फिर हमें कुछ अलग चित्र दिखेगा इसका। तो हम ये भी देखना चाहते हैं हमेशा कि जो कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो कितना है, क्योंकि प्राइस कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि प्राइस टू अर्निंग में बहुत सस्ती दिखती है बट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो में बहुत महंगी होती है। तो उस पे फोकस करें तो वो एक अच्छा पैरामीटर होता है, स्पेशली आप अगर लंबे समय की निवेशक है तो। जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रेयस जी, मैं आपके पोर्टफोलियो पर ध्यान दे रहा था, काफ़ी रुझान आपका फिनेंशियल स्पेस पर है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो आपका एलोकेशन फिनेंशियल स्पेस में सबसे ज़्यादा है। ये एक परेशानी के दौर से हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को गुजरते हुए देख रहे हैं। कोई खासा रुझान पब्लिक सेक्टर स्पेस में भी नहीं है। क्या 1 या 2 आप ऐसे डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी, खासकर बैंक निफ्टी पर, आपको रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए दिखें? क्योंकि हम बहुत इंडिसेस पर रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। इसमें क्या हो रहा है कि आप पोस्ट पैंडेमिक, यानी जो पोस्ट पैंडेमिक फॉल था उसके बाद ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो इसके मेरे एनालिसिस में इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा ग्रोथ, तो उसमें ग्रोथ में क्या होता है कि आप देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ जो स्लो डाउन हुई है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट का क्रेडिट ग्रोथ और रिटेल का क्रेडिट ग्रोथ। कॉर्पोरेट का क्रेडिट ग्रोथ ऐसे भी आप लास्ट 3-4 सालों से देखें तो धीरे धीरे स्लो हो रहा था, फिर भी ये बैंक अच्छे कर रहे थे क्योंकि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ अच्छा था और उनका रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बुक भी ग्रो हो रहा था। तो अगर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में अभी क्या हुआ है पोस्ट पैंडेमिक, कि उसमें रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन की वजह से और वैसे अनेक कारण की वजह से रिटेल क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रहा। तो इसीलिए ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में कॉर्पोरेट ऐसे भी स्लो है और रिटेल क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गया पैंडेमिक की वजह से। ये 2 कारण की वजह से ग्रोथ स्लो चल रहा है। अगर ये रिटेल क्रेडिट ग्रोथ वापस आए तो ये एक अच्छा कारण हो सकता है बैंक को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा एक कारण है कि
आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोकस इस पे भी रहा है कि ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़िनटेक्स भी आ रहे हैं। अभी इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक के आज के तारीख में नहीं है, पर हमेशा इन्वेस्टर्स के मन में ऐसा संभ्रम हो सकता है कि फ्यूचर में हो ये आज डेवलपमेंट है, उसका कल इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो वो चीज़ अगर बैंक अच्छी तरह से एड्रेस करे, तो अलोंग विथ क्रेडिट ग्रोथ और एड्रेसिंग दैट थिंग, ये दोनों वजह से बैंक इंडेक्स कैन गिव अस रिटर्न। तो ये 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अच्छी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, डबल डिजिट्स में आपको वापस उम्मीद की जाएगी कि लोन ग्रोथ बढ़ती हुई दिखती है। श्रेयस जी, ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा दोबारा शुरू करेंगे और बात करेंगे एक गर्मा गर्म आईपीओ मार्केट की, जहाँ पर अब आपको थोड़ी परेशानियां डेवलप होती हुई दिखती हैं। हमारे देश में एक नई जाति आई है जिसका नाम है रॉबिनहुड ट्रेडर्स, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा, ऑटो क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली है, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी डाउन टर्न देखा है। क्या ये मौका है यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐड करने का? ये सब आपको बताते हुए दिखेंगे श्रेयस दलवेकर साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हैं। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। दोबारा हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रेयस देवलकर साहब से। आप बहुत ही जाने माने फंड एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर हैं और लगभग पिछले 2 दशक से बाजार में जुड़े हुए हैं। श्रेयस जी, अब ज़रा चिंता और चिंतन करते हैं उन सेक्टर्स का जहां पर आपको डीप वैल्यू दिखती है। आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं, बताइए इस ताबड़तोड़ तेजी, इस गरम तवे जैसे बाजार में आपको फिलहाल वैल्यू कौन कौन से सेक्टर्स में दिखती है? वैल्यू के जो स्पेसिफिक मेट्रिक रहते हैं, उस मेट्रिक में आप देखा जाए तो एब्सोल्यूट लेवल पे हमेशा वैल्यू ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे आपने जैसे हाईलाइट किया कि ये तवे जैसे गर्म मार्केट में जैसे आपने ऐसी उपमा दी है, तो ये जगह पे वैल्यू जो ट्रेडिशनल मेट्रिक रहते हैं वैल्यू के, कि फ्री कैश फ्लो यील्ड हो, प्राइस टू बुक हो, तो ऐसे मेट्रिक्स पे एक्चुअली बहुत कम जगह पे वैल्यू दिखाई देती है। तो वैसा वैल्यू ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। बट फिर भी हम क्या करते हैं कि ऑलवेज हम रिलेटिव वैल्यू जिसको बोलते हैं कि ठीक है, एक सेक्टर सपोज 50 पी पे है, दूसरा 20 है, तो उसमें रीजन रहता है। ऐसा नहीं कि आप जाके 20 पी वाला सेक्टर ले लो, पर वो रीजंस क्या है और फिर उसमें कुछ नॉर्मली ये पाया गया है सबके लिए ना, तो कभी भी हम वैल्यू पिक करते हैं तो जब तक उसमें ग्रोथ नहीं आता वो वैल्यू स्टॉक चलता नहीं है। कैचअप कर लेगा, बट वो कैचअप में मजा नहीं रहता। आपको क्या दिखना चाहिए कि उसमें ग्रोथ आए कि नहीं। तो वैल्यू पीक अलोंग विद ग्रोथ ये जब होता है, उसमें आपके सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। आप अगर वैल्यू पीक है और वो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो हम बहुत उसमें क्या होता है कि आपका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होने की संभावना रहती है और उसके बाद वो कैचअप आता है। तो इसीलिए हम ऐसा देखते हैं कि वैल्यू भी हो और ग्रोथ आने, क्योंकि आज की तारीख में ग्रोथ है तो वो स्टॉक पे वैल्यू रहेगा नहीं, पर ग्रोथ आने की संभावना एक थोड़े महीने या थोड़े साल में हो तो वैसे सेक्टर्स में देखा जा सकता है। पर आज की तारीख में आप अगर पूछे तो वैसा वैल्यू इन अ क्लासिकल सेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है। जी, तो आपके हिसाब से वैल्यू से पहले ग्रोथ आती है श्रेयस जी, क्या मैं ठीक समझा? अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वैल्यूएशन कैचअप जो होता है वो आपको कैप्चर करने के लिए बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता है उसके अंदर। तो अगर आप लकी है तो जी, वो 6 महीने में भी हो सकता है, बिल्कुल अगर नहीं बिल्कुल। लकी है तो सालों भी लग सकते हैं जी, अगर चलिए ग्रोथ नहीं है। चलिए ये बात तो आज पता चली कि अगर आप वैल्यू की तरफ देख रहे हैं तो उससे पहले उस काउंटर में प्राइस देखने से पहले देखें कि आगे आने वाले 3 या 4 साल में कितनी यहाँ पर ग्रोथ है। प्राइस अपने आप में कोई मापदंड नहीं किसी भी स्टॉक को खरीदने का। श्रेयस जी, ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हम लोगों ने आईपीओ क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा है। अनेक आईपीओज में पुराने प्रमोटर्स बेच के नए रिटेल इन्वेस्टर्स को जोड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर कुछ चिंता के बादल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद ना आती हों, और क्या एक्सिस फ्लेक्सी कैप आजकल के आईपीओज में हिस्सा ले रहा है, नहीं ले रहा? आईपीओ में हम हमेशा हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं।
आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए हम दो तरीके से देखते हैं कि कौन ये कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। कि बहुत बार क्या होता है कि एक नया सेक्टर हो या नया सेगमेंट जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है वो आईपीओ में आता है। तो अगर हम थोड़े साल पहले जाए तो लार्ज कैप में इंश्योरेंस एक सेक्टर आया जो पहले था ही नहीं मार्केट में, तो आईपीओ की तरह से हमें वो सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका मिला तभी। अभी ये टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे आईपीओ केमिकल इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ टेक्नोलॉजी सेगमेंट में भी आ रहे हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि आपको कुछ नया अलग मिल रहा है कि नहीं। और कंपनी की ऑब्वियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी के जो की मेट्रिक बोलते हैं हम उसको, कि उसमें कितने प्लेयर्स है मार्केट में, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने की संभावना कितनी है, कब होगा। तो ये सारे प्लेयर चीजों में भी हमें फोकस करना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत कंपनियां मार्केट में आए, हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात है, ज्यादा इन्वेस्टर को ऑप्शंस मिलते हैं। पर हमें उसमें दो तरीका का वैल्यूएशन जब हम गिनते हैं तो उसमें दो तरीके के रहते हैं कि कोई अगर कंपनी नया सेक्टर आ रहा है मार्केट में तो उसका वैल्यूएशन एस्टेब्लिश नहीं रहता, तो उसमें हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। वाइल अगर कोई सेम सेक्टर में कंपनी आ रही है, जैसे आईटी में हो, सीमेंट में हो, तो हमें एक ऑलरेडी उसका बेंचमार्क अवेलेबल होता ही है, तो हम हमेशा ये देखना चाहिए कि वो बेंचमार्क के तरफ वैल्यूएशन है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो हमेशा आईपीओ हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत दोनों तरफ से। एक नया सेगमेंट जो है, जो अवेलेबल नहीं है, वो मार्केट में आ जाता है, और वो सबसे बड़ा कारण होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। जी, चलिए ये 2-3 आप लिस्ट लगा कर देखिए जहाँ पर ये आंकड़े आपको जुड़ते हुए दिखें और उसी आईपीओ में निवेश करें। श्रेयस जी, एक बड़ी खुशनसीबी हमारे बाज़ार की ये रही है कि पिछले 18 महीने से 2 साल से करोड़ों रिटेल निवेशक और ट्रेडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनमें कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बहुत ही अच्छी आदतें हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन से ऐसे 3 या 4 कदम ये नई फसल बाजार में उठाए ताकि लंबी अवधि में यहाँ पर इनका बहुत अच्छा निवेश हो और ये हमारे साथ जुड़ जुड़ के भारत में एक नया सूर्य उदय होते देखें जहाँ तक कि रिटर्न्स का सवाल है बाजार में? ये एक्चुअली ये एडवाइस सबके लिए लागू होता है, नए हैं, हम है, पुराने इन्वेस्टर है, कि हम मार्केट का फ्लोज देख के या मार्केट का तेजी में है, मंदी में है, इसको देख के मार्केट में आना और बाहर जाना, उससे अच्छा अगर हम हमारे भारत देश में इतनी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं, कौन सी कंपनी बड़ी हो सकती है। जस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा से ज्यादा कौन सी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी, मिड स्मॉल कैप कंपनी कल मिड कैप हो सकती है, कौन सी मिड कैप कंपनी कल लार्ज कैप हो सकती है, ऐसा फोकस करके अगर हम करें तो सब तो वो चीज में जनरली आपको ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा और सस्टेनेबल पैसा बनते हुए देखेगा। तो ये एक्चुअली सबके लिए लागू होता है, तो वो नया हो या पुराना निवेशक हो, तो ये चीज पे ज्यादा फोकस करना बेहतर होता है। जी, श्रेयस जी, आखिरी प्रश्न, समय समाप्त हो रहा है। हमेशा हम लोग आपसे बात करते हैं और लगता है 2 घंटे भी कम है। आपके लिए आखिरी प्रश्न ये है कि जिस हिसाब से आप बाज़ार में मोमेंटम देख रहे हैं, बहुत सारे रिटेल निवेशकों की एक फीलिंग है ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। जो लोग इस बाज़ार में फ़िलहाल कदम नहीं रख पाए हैं, उनको कौन सी 3 नई चीज़ें करनी चाहिए ताकि ना सिर्फ उनका कैपिटल एप्रिशिएट हो, उनका रिस्क सबसे कम हो और वो लंबी अवधि में या मध्यम अवधि में बाजार में अच्छा रिटर्न कमाएं? इसका एक ही तोड़ होता है कि आप जिसे हम एसआईपी बोलते हैं, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप म्यूचुअल फंड की रूट से आ रहे हैं या फिर फंड के रूट से आ रहे हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी सिस्टमैटिकली अपने आप से ही हर महीना इन्वेस्ट करें। अगेन वो जो लास्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि मार्केट का रुख देख के, मार्केट का तेजी देख के अंदर आना, बाहर जाना, ये सब चीजें होती है। ये टाइमिंग करना सभी के लिए मुश्किल होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। इट डजंट, यार सबके लिए वो मार्केट का टाइमिंग उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो आप अगर हर महीना थोड़ा पैसा मार्केट में और इंक्लूडिंग वेरियस अदर एसेट क्लास डाले तो वो जो एक सिस्टमेटिक
वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बना हुआ पाएँगे आप। चलिए, फिलहाल आपके सामने बहुत ही बढ़िया राय आती हुई दिख रही है श्रेयस जी की तरफ से। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े श्रेयस जी और इतना कीमती समय निकाला। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में एक बढ़िया एसआईपी आप शुरू कीजिए और ये लंबी अवधि में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमाता हुआ दिखेगा। एक ख़ास बात इस स्कीम की ये है कि यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर वैरायटी और स्टॉक्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते हुए दिखेंगे, जो कि लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है फ़ायदेमंद फंड्स का, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए एक से एक बढ़िया खबरों के लिए CNBC आवाज़ पर।